नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसआरएम एजुकेट। मैं संतोष कटियार आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लाने वाला हूं, जो कि हमारे चैनल एसआरएम न्यूज हब पर आपको देखने को मिलेगी। अब आइए बात करते हैं वर्तमान समय की। बात अगर वर्तमान समय की जाए तो कुछ दिनों से हम और हमारी एसआरएम एजुकेट की टीम द्वारा आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही थी। इस टेस्ट सीरीज को आप लोगों ने ज्वाइन किया और डेली यहां पर आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। लगातार परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज काफी दिनों बाद हमारा और आपका आमना सामना हुआ है, मुखातिब हुए हैं आपसे, तो बस यही जानना चाहूंगा कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का आप लोग पालन कर रहे होंगे। शुरुआत में अगर मित्रों बात की जाए तो वैश्विक आपदा कोरोना वायरस की लड़ाई हमको बड़ी लड़ाई नहीं लग रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं निरंतर ये लड़ाई हमारे लिए बड़ी लड़ाई हो चुकी है। और वर्तमान समय में इस लड़ाई को हम एक धैर्य और अनुशासन के साथ ही जीत सकते हैं। सो आप लोगों से विनम्र निवेदन है हमारा और हमारी टीम का कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये रूल ऑफ लॉ का देश है, बनाए गए नियमों का पालन करें। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत विकसित देश जो कि विश्व में अपनी एक कीमत रखते थे, आज वो देश लचर हो चुके हैं। और हमारा देश इस विपदा के समय भी कोरोना से लड़ रहा है और भारत देश कोरोना से लड़ेगा और कोरोना से जीतेगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं शुरुआत करने चल रहा हूं। हमारा आज का लास्ट लेक्चर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। जी हां, पार्ट 4 की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी को बताया गया है और इस डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट में हम आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर 47 तक पढ़ चुके थे। अब अगर बात की जाए पार्ट 4 की तो यहां पर आपको देखने को मिलता है 36 से लेकर 51 तक। तो आइए मित्रों, आज शुरुआत करते हैं और आज अंत भी करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अध्याय की। तो जुड़िए, ध्यान से लेक्चर को समझिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, जो भी बिंदु आपको महत्वपूर्ण लगे उस बिंदु को अपने नोटबुक में स्थान दीजिए। आगे नौकरियों की भरमार लगी हुई है, अब आपको यह नियोजित करना है, आपको पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होना है कि उस वैकेंसी में हमारी एक सीट सुनियोजित होगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और हमें भी मेहनत करनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बचे हुए टॉपिक, बचे हुए लेक्चर अकॉर्डिंग आर्टिकल 48 to 51। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं अनुच्छेद 48 को। अगर मित्रों बात की जाए अनुच्छेद 48 की तो वर्तमान समय में आर्टिकल 48 को अगर आप देखेंगे तो 48 में बताया गया है कि राज्य, कृषि और पशुपालन। राज्य सबसे बड़ी चीज है मित्रों। डीपीएसपी की अगर बात की जाए, डीपीएसपी की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य को निर्देश देता है कि राज्य कैसा काम करेगा। अब यहां पर बताया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से विकसित करेगा। कैसे विकसित करेगा? आधुनिक ढंग से विकसित करेगा, आधुनिक ढंग से विकसित करेगा, विकसित करेगा। यहां पर बताया गया है कि राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक ढंग से विकसित करेगा और साथ ही साथ दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। कैसे पशु? दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। वध मतलब मित्रों हत्या, वध पर
रोक लगाएगा, रोक लगाएगा। अब आइए मित्रों इसको समझते हैं हम। आर्टिकल 48 अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अगर आर्टिकल 48 को देखा जाए सामाजिक दृष्टिकोण से, तो आर्टिकल 48 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर बात की जाए कृषि और पशुपालन की, तो मित्रों मैं यहां पर आपको संविधान के उस व्यवहारिक उदाहरण को जोड़ के पढ़ाऊंगा, जो व्यवहारिक उदाहरण आप अपने समाज, आप अपने देश, आप अपने राज्य में देखते हैं। बात की जाए कृषि की, तो मित्रों अगर बात की जाए कृषि की, तो आज से लगभग 20 साल पहले हम उस हिसाब से डेवलप नहीं थे। कभी कुछ विपदा आती थी तो कभी कुछ विपदा आती थी, जिसकी वजह से हम अपने कृषि को डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रकार की ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे हमारा कृषि डेवलप हुआ। अगर बात की जाए कृषि के डेवलपमेंट की, तो किसानों के लिए हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई, जिससे कि हमने अपने कृषि को डेवलप किया। अगर बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, अगर बात की जाए किसान सम्मान निधि योजना की, अगर बात की जाए किसान कॉल सेंटर की, अगर बात की जाए किसान ऋण मुक्ति योजना की, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं जिसके माध्यम से हमने कृषि को डेवलप किया है और कृषि को आगे आज के समय में आधुनिक ढंग से बहुत ही विकसित किया है। अगर मित्रों बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, तो ऐसे किसान जो कि गरीब थे, असहाय थे, जो कि कृषि नहीं कर पा रहे थे कुछ असुविधा की वजह से, चाहे वह आर्थिक रूप से असुविधा हुई हो, चाहे वह सामाजिक रूप से असुविधा हुई हो, चाहे वह भूमि के रूप में असुविधा हुई हो, भूमिहीन जो किसान थे, आज भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजना जैसी तमाम प्रकार की परियोजनाएं लाई गई, जिसके माध्यम से आज वो गरीब किसान कृषि करने में सक्षम हो पाया है। लेकिन आज की अगर बात की जाए मित्रों, असमय एक ऐसा प्रलय आता है जो हरी भरी खेती को भी समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति में किसान ऋण मुक्ति योजना, किसानों को कर्ज के रूप में पैसा दिया जाने लगा और हमने आज अपने कृषि को डेवलप किया। तो यह था आपका कृषि को डेवलपमेंट। अगर बात की जाए मित्रों पशुपालन, अगर पशुपालन की मित्रों बात की जाए, तो आप शायद जानते होंगे कि आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश और आपका देश भारत पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अगर जी पहला स्थान रखता है तो उसके पीछे के कारण को जानना होगा, और उसका सबसे बड़ा कारण हुआ राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, योजना जिसको आप कहते हैं कामधेनु योजना। आज इस कामधेनु योजना के अंतर्गत हमने डेयरी उत्पादन में जो युवा थे, जो बेरोजगार युवा थे, उन्होंने कामधेनु योजना का लाभ उठाया और आज पशुपालन को एक बहुत ही अच्छा स्कोप देने लगे। अगर बात की जाए पशुपालन की, तो आज के समय में पशुओं का बीमा यानी पशु बीमा योजना भी चलाया गया, जिससे हमने पशुपालन को डेवलप किया। समय समय पर जानवरों में होने वाली बीमारी को हमने पकड़ा और वर्तमान समय में अगर देखा जाए साइंटिस्ट या चिकित्सा के रूप में हमने पशु की उस बीमारी को समाप्त किया और हमने पशुपालन को एक आधुनिक ढंग से विकसित किया। हमने हाइब्रिड नस्ल की ऐसी गाय, भैंस, जानवरों का इस्तेमाल किया जो कि अधिक से अधिक दूध उत्पादन करती हैं, और हमारा प्रदेश आज पहले स्थान पर है। तो हम देख रहे हैं पशुपालन और कृषि को राज्य सरकार निर्देशित करेगी और उसको आधुनिक ढंग से विकसित करेगी। अब आइए मित्रों, अगर बात की जाए दुधारू पशुओं के वध पर रोक, तो मित्रों जैसा कि आप जानते होंगे कि जानवरों पर हो रहे अत्याचार या जानवरों की असमय कटाई, उनको मार दिया जाता था, उनका वध कर दिया जाता था। तो यहां पर यह बताया गया है कि राज्य सरकार
ऐसा उपबंध करेगी जो दुधारू पशु हैं, जो दुधारू नस्ल के पशु हैं, उनके वध पर रोक लगाने का काम किया जाएगा। तो ये था मित्रों हमारा आर्टिकल 48। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल 48 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48 का, ऑल वनडे एग्जामिनेशन एनवायरमेंट के डेवलपमेंट से संबंधित आर्टिकल 48 का। आइए देखते हैं क्या कहता है 48 का। अगर मित्रों बात की जाए आर्टिकल 48 का की, तो 48 का कहता है कि राज्य, आपको याद होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य को निर्देश देता है। अगर बात की जाए 48 का की, तो पर्यावरण का संरक्षण, मित्रों यहां पर हम शॉर्ट लैंग्वेज में एक विस्तृत रूप से व्याख्यात करेंगे और लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। 48 का में कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। 48 का मित्रों बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आज के समय अगर देखा जाए तो क्या हम इस चीज को देख रहे हैं? जी हां, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, आज के समय में आप देख रहे होंगे राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा हरे भरे पेड़ों को काटने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो सके, और साथ ही साथ उस पौधों को आप संरक्षण तथा संवर्धन भी करेंगे। मित्रों यहां पर संरक्षण और संवर्धन क्या है उसको समझने की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि मात्र एक पेड़ पौधा लगाना ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज या हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं करता है। अगर बात की जाए वृक्षारोपण के संवर्धन तथा संरक्षण की, तो मित्रों आज के समय में आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा रोडों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और आप देखते होंगे उन पेड़ पौधों को एक गमले से घेरा जाता है। यह कहलाता है इसका संरक्षण, तथा डेली उस पौधे की देखभाल करना, पानी देना, यह कहलाता है उसका संरक्षण। यानी पौधे को प्रोटेक्शन के साथ साथ उसके डेवलपमेंट में आ रही बाधा को समाप्त करना संरक्षण और संवर्धन कहलाता है। तो यह था हमारा आर्टिकल 48 का, जिसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 49। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल 49 की तरफ। आर्टिकल 49, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में आर्टिकल 49 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी वजह से हमारे देश में विदेशी सैलानियों या विदेशी इनकम का स्रोत पैदा होता है। अगर बात की जाए आर्टिकल 49 की, आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, कौन से? राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तु का संरक्षण, का संरक्षण। एक शॉर्ट लैंग्वेज में समझे पूरे संविधान को संतोष कटियार के साथ। आप हमारे प्लेलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विद संतोष कटियार में मेरे पीछे के लेक्चर देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बात की जा रही है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तु का संरक्षण राज्य करेगा। आज के समय में आप देख रहे होंगे अगर बात की जाए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की, तो कौन कौन से हो सकते हैं? आप देखते हैं ताजमहल, आप देखते हैं लाल किला, कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर, तमाम प्रकार के ऐसे राष्ट्रीय स्मारक जहां से हमको विदेशी मुद्रा का स्रोत मिलता है,
जहां विदेशी सैलानी हमारे यहां पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और हमको काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा देकर जाते हैं। आज इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के लिए राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि आप इसका संरक्षण करेंगे। तो आज के समय में आप देखते होंगे लाल किला हो चाहे ताजमहल हो, वहां पर सुरक्षा लगाई गई है, वहां पे देखरेख का काम किया जाता है और समय समय पर उसका जीर्णोद्धार भी किया जाता है, समय समय पे उसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाता है, जहां पर खराबी होती है उसको सही किया जाता है, क्योंकि वो इमारतें हमारे राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी इमारत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा के लिए आज देख रहे होंगे आप लोग, वहां पे प्रोटेक्शन लगाई गई है, क्योंकि प्रत्येक दिन आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, वैसे प्रत्येक दिन कई संख्या में हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसीलिए राष्ट्रीय महत्व के इमारतों का संरक्षण, क्योंकि मित्रों राष्ट्रीय महत्व की इमारतें प्रदर्शित करती हैं हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की प्रभुसत्ता। तो मित्रों इसीलिए बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति और राज्य का कर्तव्य है। अगर बात की जाए मित्रों राष्ट्रीय महत्व के स्थान की, तो राष्ट्रीय महत्व के आसपास का जो स्थान है उसको भी संरक्षित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं ताजमहल। ताजमहल के आसपास के स्थान को प्रोटेक्ट किया गया है और आसपास की फैक्ट्रियों को भी बंद किया गया, क्योंकि उस फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ताजमहल को गंदा और दूषित कर रहा था। बात की जाए अगर इलाहाबाद प्रयागराज की, तो आजाद शहीद चंद्रशेखर आजाद जी पार्क, अल्फ्रेड नोबेल पार्क की अगर बात की जाए तो उस पार्क को प्रोटेक्ट किया गया और उस पार्क में सुरक्षा लगाई गई, क्योंकि वह राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय महत्व के वस्तु की मित्रों, तो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता सकता हूं कि पुराने राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र की आज हम लोग सुरक्षा करते हैं और हमने संग्रहालय बनाया और वहां पर उस अस्त्र शस्त्र को सुरक्षित रखा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई चंद्रशेखर जी की कोल्ट पिस्टल, जो कि राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है। तो ऐसी चीजों को आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए आर्टिकल 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल वनडे एग्जामिनेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 50, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 51 और आज का डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट समाप्त होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए अगर मित्रों बात की जाए आर्टिकल 50 की, तो आर्टिकल 50 ने ही मित्रों खत्म किया है इस देश में भ्रष्टाचार को। इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर कोई आर्टिकल है तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 50। कैसे? आर्टिकल 50 ही कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है, अलग करता है, अलगाव लाता है। इसलिए आर्टिकल 50 में कहा गया है, आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवा, राज्य की लोक सेवा, राज्य की लोक सेवा में, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ही कहता है हमारा आर्टिकल 50। राज्य की लोक सेवा में, राज्य की लोक सेवा में, यानी कि आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस भी राज्य की एक लोक सेवा है। राज्य की जितनी भी लोक सेवा हैं उसमें से, हमारे देश में जितनी भी लोक सेवा हैं उसमें हम न्यायपालिका को अलग करेंगे कार्यपालिका की संस्था से, ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके और
सिस्टम को मजबूत, सुनियोजित और सरल बनाया जा सके, जिससे भी किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना ना पड़े। क्योंकि न्यायपालिका का अलग काम है और कार्यपालिका का काम अलग है। न्यायपालिका न्याय करने का काम, कार्यपालिका कार्य करने का काम करती है। तो यह था आपका आर्टिकल 50, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आइए आज का लास्ट आर्टिकल देखने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं आज का लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51। अगर बात की जाए आर्टिकल 51 की, आर्टिकल 51, तो ये पूरा डिपेंड करता है आईआर पे। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, कैसे मजबूत करने चाहिए, ये सारी ही चीजों को बताया गया है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 यानी कि आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। यह बताया गया है आर्टिकल 51 में कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। एक राज्य का अर्थात एक देश का दूसरे देश, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो मित्रतापूर्ण हो। एक ऐसा संधि होना चाहिए जो संकट के समय एक दूसरे के काम आए, और कभी कभी विवाद की स्थिति में उस विवाद को मध्यस्थता से निपटाना भी आर्टिकल 51 का ही रूल है। आर्टिकल 51 पूर्णतः नियोजित करता है अंतरराष्ट्रीय संबंध को मजबूत बनाया जाए। तो यह था हमारा आर्टिकल 51। तो मित्रों, आज आपने देखा आर्टिकल 48 टू 51, जहां पर अगर एक प्रकार से वन लाइनर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से विकसित करना, आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, आर्टिकल 49 जहां पर आप देख रहे हैं राज्य की राष्ट्रीय महत्व की स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 50 जहां पर आप देख रहे हैं देश के लोक सेवा में, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, और आर्टिकल 51 जहां पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय शक्ति को मजबूत किया जाए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को मजबूत किया जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। जब तक घर में रहिए, कोरोना से लड़िए, और मैं संतोष कटियार मिलता हूं नेक्स्ट अध्याय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा।